नमस्कार दोस्तों, खूनी मंजर में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जीवन चुपचाप कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही उसने अपना नाम सुना, उसके कानों से धुआं निकलने लगा। कलकत्ता शहर का पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। जीवन ने ऐसे किसी डिपार्टमेंट के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। कौन है ये लोग और ये जीवन को क्यों ढूंढ रहे हैं? इससे पहले कि जीवन दरवाजे तक पहुंचता, उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और बद्री भैया को किए गए मैसेज और कॉल को डिलीट किया। उसने बद्री भैया के पार्सल के डब्बे को डस्टबिन में छुपा दिया और हल्के से कमरे का दरवाजा खोलकर देखने लगा। दरवाजे पर 3 ऑफिसर्स सूट बूट पहनकर खड़े थे। नानी ने उनका रास्ता रोका हुआ था। अपनारा जीवन के क्यों ढूंढ रहे हैं? नानी ने अफसर से पूछा। हमें जीवन से कुछ सवाल पूछने हैं, दरवाजे पर खड़ी एक लेडी अफसर ने कहा। जीवन ने उस लेडी अफसर के बारे में 2 चीजें नोटिस की। पहली, उसकी आवाज में एक गहराई और एक तहजीब थी, और दूसरी ये कि उसने अपने बाएं हाथ की रिंग फिंगर में एक अंगूठी पहनी हुई थी। क्या मैं कोई आईडी कार्ड देख सकती हूं? नानी ने ऑफिसर्स को फिर से टोकते हुए कहा। शाबाश नानी, आई एम प्राउड ऑफ यू। जीवन ने मन ही मन सोचा। ऑफिसर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले नानी को अपना अपना आई कार्ड दिखाया। जिस तरह नानी उन अफसर्स के आई कार्ड चेक कर रही थी, जीवन को भरोसा हो गया था कि नानी उसकी साइड लेंगी। उसने साहस बांधा और कमरे से बाहर निकला। क्या हुआ नानी? जीवन ने कुछ न जानने की एक्टिंग करते हुए पूछा। अरे यार की बोलबो, ये लोग किसी जीवन घोष को ढूंढ रहे हैं, नानी ने कहा। ऐसी सिचुएशन में भी नानी ने तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। जी, मैं जीवन घोष हूं। जीवन ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। तीनों ऑफिसर्स ने जीवन को अच्छे से देखा। जीवन ने भी उनके बारे में कुछ चीजें नोटिस की। सबसे सामने खड़े अफसर की उम्र लगभग 45 या 50 साल की होगी। पान खाते हैं क्योंकि होठों पर लाल कत्था अभी भी लगा हुआ है। गंजे हो चुके हैं पर अभी भी बचे हुए बालों पर रोज तेल लगाते हैं। उनके पीछे खड़ी एक लेडी ऑफिसर जिसकी आवाज मीठी है, सांवले रंग की हैं, घुंघराले बाल और आंखों में गहरा काजल है। कम बोलती हैं पर जब भी बोलती हैं मीठा ही बोलती हैं। हील्स पहनने का शौक है और उंगली में पहनी हीरे की अंगूठी से मालूम पड़ता है कि या तो शादीशुदा हैं या फिर एंगेज्ड। तीसरा अफसर जीवन से कुछ ही साल बड़ा होगा। दुबला पतला, मोटे चश्मे वाला, पढ़ाकू मालूम पड़ता है। बाल बिखरे हुए हैं, सूट बूट पहने हुए हैं पर लग रहा है कि अभी अभी बिस्तर से उठा है। कुछ देर तक खड़े सब एक दूसरे की तरफ देखकर बस स्माइल ही कर रहे थे। फिर वो लेडी अफसर बोल पड़ी। हेलो जीवन, हम पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं। मेरा नाम एनी है, ये मेरे सहकर्मी शीला और ये हमारे चीफ भास्कर चौधरी। हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? जीवन ने अफसर्स को सोफे पर बिठाया और खुद उनके सामने एक कुर्सी लेकर बैठ गया। नानी ने सबको पानी का ग्लास दिया और वहीं पास में दीवार पर कंधा टिकाकर खड़ी रही। घर में जवान लड़के के बारे में कोई पूछताछ करने आए हैं, ये उनके फैमिली को शोभा नहीं देता था। फिर भी नानी ने अब तक खुद को और सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया था। बद्री नारायण यादव 3 दिन से बनारस वैदिक यूनिवर्सिटी से गायब हैं। पहले अफसर यानी भास्कर ने बोला। इस बात का पता चलते ही यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। न उनके क्लासमेट्स को उनके बारे में पता है और ना ही सीसीटीवी कैमरे में उनकी कोई यूनिवर्सिटी से निकलते हुए रिकॉर्डिंग मिली है। आखिरी बार उनके रूममेट ने उन्हें रूम में सोते हुए देखा था। जीवन सब कुछ सावधानी से सुन रहा था। बद्री भैया के पापा ने जैसा जैसा बोला था, ये अफसर भी बिल्कुल वही चीजें दोहरा रहे थे। जीवन नर्वस था पर फिर भी सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। आप बद्री को जानते हैं, am I right? क्या आपको इसके बारे में कुछ भी पता है? भास्कर ने माथे पर हल्की सी शिकन लाते हुए जीवन से पूछा। जीवन ने बिना बोले बस अपना सिर पहले हाँ में और फिर ना में हिलाया। इसका क्या मतलब है? शीलादित्य ने चिढ़ते हुए पूछा। जी, मैं बद्री भैया को जानता हूं पर उनके गायब होने के बारे में कुछ नहीं जानता, बस यही कहना चाहता था, जीवन ने डरते डरते कहा। ऑफिसर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों से कुछ इशारे किए जो जीवन समझ नहीं पाया। क्या हम तुम्हारा कमरा देख सकते हैं प्लीज? एनी ने जीवन से पूछा। क्यों?
कमरा है, कोई हावड़ा ब्रिज थोड़ा ही ना है कि कोई भी आके फ्री में देख कर जाएगा। अरे कमरा देखने के लिए आपको वारंट की जरूरत पड़ेगी। नानी झट से बोली। मेरे पति पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे और मेरा एक पोता इंस्पेक्टर है। आप ऐसे ही मेरे बच्चे का कमरा नहीं चेक कर सकते, मुझे सब पता है। नानी कोई बात नहीं, ये लोग मेरा कमरा देख सकते हैं, आप चिंता मत करो। जीवन ने स्माइल करते हुए कहा और ऑफिसर्स को अपने कमरे की तरफ ले गया। नानी भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कमरा बिल्कुल बिखरा पड़ा था। जैसे जैसे वो ऑफिसर्स कमरा देख रहे थे, वैसे वैसे नानी कमरे में बिखरे हुए एक एक सामान को अपनी जगह पर रख रही थी। ऑफिसर्स ने कमरे की हर एक चीज को गौर से देखा, पर कुछ छुआ नहीं। ऑफिसर एनी डस्टबिन के पास गई और उसे थोड़ी देर घूरती रही, पर बिना कुछ किए वापस आ गई। जैसे ही ऑफिसर्स कमरे से बाहर आए, जीवन ने राहत की सांस ली। हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद, एनी ने जीवन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। बद्री भैया मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। वैसे मेरी उनसे काफी दिनों से बात नहीं हुई, पर हमारी फैमिलीज के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है। बस वो मिल जाएं, इसके लिए मैं आपकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूं, जीवन ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। तीनों ऑफिसर्स ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा और इशारों में हामी भरी। फिर भास्कर ने अपना हाथ आगे करते हुए जीवन से कहा, ये मेरा कार्ड अपने पास रख लो। अगर बद्री के बारे में तुम्हें कोई भी खबर मिले तो सबसे पहले मुझे फोन लगाना। उसके अलावा अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम बेझिझक इस नंबर पर फोन कर सकते हो। कलकत्ता के पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का एक अफसर होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि मैं और मेरी टीम हमारे शहर के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहें। शुक्रिया, जीवन ने धीरे से कहा और कार्ड लेते हुए भास्कर के साथ हाथ मिलाया। फिर एनी सामने आई। उसने भी हाथ मिलाते हुए जीवन और नानी का शुक्रिया अदा किया। हमारी मदद करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। हम बद्री को ढूंढने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। फिर मोटे चश्मे वाला तीसरा अफसर शीला सामने आया। घर से बाहर निकलते हुए उसने जीवन को धीरे से खुद की ओर खींचा और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना जीवन, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। जीवन ने यह सुनते ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो चश्मिश अफसर क्या कहना चाहता था? उसने जीवन को ऐसा क्यों कहा कि अगला नंबर उसका हो सकता है? क्या उस ब्लैक सिम कार्ड की वजह से जीवन की जान को कोई खतरा है? जीवन ने अफसर से छुटकारा तो पा लिया, पर जाते जाते उस चश्मिश अफसर ने जीवन के दिमाग में ऐसी बात डाल दी थी जिसने जीवन को फिर से सोच में डाल दिया। क्या जीवन इन अफसर्स पर भरोसा कर सकता है? क्या ये ऑफिसर सच में बद्री भैया को ढूंढना चाहते हैं या फिर ये भी सिर्फ उस ब्लैक सिम कार्ड के पीछे पड़े हैं? क्या वो ब्लैक सिम कार्ड कीमती है? पर वो ब्लैक सिम कार्ड गया कहां? जीवन अपने ख्यालों में उलझा हुआ घर के अंदर घुसा ही था कि नानी ने उसे रोककर पूछा, किरे जीवन, क्या चल रहा है? बद्री गुम गया है? हाँ दादी, थोड़ी देर पहले मेरी यादव अंकल से बात हुई, वो भी यही सब बातें बता रहे थे। अरे तो फिर तूने ये बात उन ऑफिसर्स को बताई क्यों नहीं? नानी ने पूछा। क्योंकि अंकल ने मुझे ये बात किसी को बताने के लिए मना किया है। जीवन अपने हर जवाब के साथ अपने रूम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, नाना जी वापस आए तो उनको ठीक ठीक सब कुछ बता देना, नानी ने कहा। ठीक है नानी, मैं बता दूंगा। पर क्या अब मैं सोने जा सकता हूं? मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई है, जीवन ने कहा और धीरे से अपने कमरे का दरवाजा नानी के मुंह पे बंद कर दिया। कल रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक चिक्की मौसी उसके कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर घोस्ट रिकॉल खेल रही थी। जीवन ने कैसे भी उन्हें 7 बार हराया और तब जाके चिक्की मौसी ने उसे गुड नाइट बोला। चिक्की मौसी गई ही थी कि जीवन के सिर में ब्रेन ओवरलोड हुआ और वो 1 घंटे तक दर्द के मारे अपने बेड पर ही पड़ा रहा। फिर सुबह सुबह बद्री भैया का पार्सल आया और उनके गायब हो जाने की खबर। जीवन ने 24 घंटे से एक पल की भी ठीक से नींद नहीं ली थी। इससे पहले कि उसका ब्रेन फिर से ओवरलोड हो जाए और उसका सर दर्द से फटने लगे, वो आंखें बंद करके अपने बिस्तर पे लेट गया। नानी के घर के चौराहे से एक बड़ा नाला जाता है। उस नाले के पार एक मेन रोड है जहां से अभी भी ट्राम गुजरती है। ट्राम लाइन के दूसरी तरफ एक काली कार खड़ी थी। उस कार में वो तीनों ऑफिसर्स अब भी बैठे हुए बातें कर रहे थे। अन्नपूर्णेश्वरी, शिलादित्य, तुम्हें कुछ पता चला? भास्कर ने पूछा।
भास्कर सर, आप मुझे एनी कहिए और इसे शीला। पूरा नाम बोलने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। अन्नपूर्णेश्वरी उर्फ एनी ने कहा। तुम लोगों को हमेशा मजाक ही क्यों सूझता है? एक लड़का गायब है, न जाने कितने लोगों की जान आफत में है, फिर भी तुम ये बकवास की बातें कर रही हो। भास्कर गुस्से में बोला। एनी और शीला ने एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। मुझे लड़का थोड़ा भोला भाला सा मालूम हुआ, चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, पर है काफी स्लो। भास्कर ने सोचकर कहा। एकदम बुद्धू है सर, झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाता। शीलादित्य उर्फ शीला ने अपने मोटे चश्मों को साफ करते हुए कहा। आप दोनों सही कह रहे हैं सर, एनी बोली। लड़का स्लो है, कॉलेज में पढ़ रहा है, पर कमरे में एक भी किताब नहीं है। कंप्यूटर पर रात भर गेम खेलता है। खाने की प्लेट्स और चिप्स के पैकेट रूम में हर जगह बिखरे पड़े थे। सर में दर्द रहता है, जिसके लिए वो नीले रंग की कोई दवाई लेता है। मैंने दवाई का नाम चेक किया, इंडिया में नहीं मिलती है। कमरे में लगी तस्वीरों को देखकर लगता है कि वो शिव जी का भक्त है, पर थोड़ा डरपोक भी है। और सबसे जरूरी बात? शीला ने पूछा। ओ हाँ, सबसे जरूरी बात, एनी ने कहा। सर, जीवन के डस्टबिन में एक पार्सल का डब्बा पड़ा हुआ था, जो कि बनारस से आया है। यह सुनकर भास्कर की आंखों में एक चमक सी आ गई। जरूर बद्री ने उसे एक्सेस कार्ड भेजा होगा। भास्कर ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। मुझे भी यही लगता है सर, एनी ने कहा। आप कहें तो वापस चलें सर? एक दो थप्पड़ लगाकर पूछेंगे तो सब ठीक ठीक बता देगा। शीला दरवाजा खोलने ही वाला था कि भास्कर ने उसे टोका। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर सच में कार्ड उसके पास है तो हमें सिर्फ 24 घंटे तक इंतजार करना है। कल फिर आएंगे, पर मुझे लगता है कि तब तक ये लड़का टिक नहीं पाएगा। क्या भास्कर और उसकी टीम ब्लैक सिम कार्ड के रहस्यों को जानती है? क्या बद्री भैया के गायब होने में उनका कोई हाथ है? क्या बद्री भैया के भेजे पार्सल की वजह से जीवन की जान को खतरा है? आखिर कहां गया वो ब्लैक सिम कार्ड? जानने के लिए सुनते रहिए तंत्र मैट्रिक्स। कलकत्ता शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर बीरभूम टनल में कुछ मजदूर रात भर काम करने के बाद शराब के नशे में अपनी थकान भूलने की कोशिश कर रहे थे। एक मजदूर ने अपनी बोतल दूसरे मजदूर को पकड़ाई और बोला, ये पकड़, मैं पेशाब करके आया, खत्म मत कर देना। हाँ, ऐसे लग रहा है आज शराब कम पड़ेगी, चढ़ ही नहीं रही है। नशे में चूर वो मजदूर अंधेरी टनल में थोड़ा आगे बढ़कर पेशाब करने के लिए खड़ा ही हुआ था कि उसे घुंघरू की आवाज सुनाई दी। घुंघरू? इतनी रात को कोई औरत यहाँ क्या कर रही है? मजदूर ने मन ही मन सोचा और उस घुंघरू की आवाज का पीछा करते हुए अंधेरे की तरफ बढ़ा। घुंघरू की आवाज टनल की दीवार के दूसरी तरफ से आ रही थी और एक लय में आ रही थी, मानो वो मजदूर को अपने पास बुला रही हो। कामुक होकर वो मजदूर ने दीवार को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उस पथरीली टनल की दीवार से कुछ पत्थर हटाए, उन पत्थर की दरारों में से एक काला धुआं निकलना शुरू हुआ। अचानक से गड़गड़ाहट के साथ पूरा टनल हिलने लगा, मानो कोई भूकंप आया हो। इससे पहले कि वो मजदूर अपनी गलती समझ पाता, टनल की छत धंसी और वो मजदूर पत्थर के ढेर के नीचे दब कर रह गया। बिस्तर पर पड़े पड़े गहरी नींद में जीवन को ऐसा लगा कि उसकी सांसें रुक गई हो, जैसे कि किसी ने भारी वजन उसके सीने पर रख दिया हो और उसका दम घुट रहा हो। जीवन ने हड़बड़ी में अपनी आंखें खोली और देखा कि चिक्की मौसी उसके पेट के ऊपर बैठी उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। जीवन चौंक के उठा और जोर जोर से खांसने लगा। आपको कभी भी मेरी जान लेनी हो ना, तो मुझे नींद में जहर दे देना। बस इस तरह मेरा दम घोट के और मुझे तड़पा तड़पा के मत मारना। जीवन ने गहरी सांसें लेते हुए कहा, तुझे मार के मैं जिंदा थोड़ी ना रह पाऊंगी मेरे बाबा। चल, डिनर रेडी है। चिक्की मौसी अपने बाल संवारते हुए रूम से बाहर चली गई। डिनर का वक्त हो गया। जीवन ने मन ही मन सोचा, क्या वो पूरा दिन सोता रहा? क्या पूरा एक दिन उसने नींद में ही गुजारा? मैं इतना निकम्मा कैसे हो सकता हूं? मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब रात को फिर से चिक्की मौसी आएगी और उसके साथ कंप्यूटर पर गेम खेलने लगेगी।
फिर कल सुबह उसका सर दुखेगा और वो पूरे दिन थका हुआ और चिड़चिड़ा घूमेगा। जीवन को अपने इस जीवन चक्र से कब छुटकारा मिलेगा? ये सोचते हुए वो मायूस होकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। घर पूरी तरह से खाने की खुशबू से भर गया था। सरसों के तेल में लहसुन के भुने हुए मसाले में पकी मछली और नारियल की चटनी के साथ उबला हुआ झींगा। वाह, नानी ने तो आज पार्टी ही कर दी थी। जीवन डाइनिंग टेबल पर पहुंचा और उसने देखा कि नाना जी और चिक्की मौसी ऑलरेडी डिनर के लिए बैठ चुके थे। जीवन अपनी जगह पर बैठा ही था कि नानी ने उसके सामने खाना रख दिया। सुना आपने, बद्री नहीं मिल रहा, नानी ने आते ही बोला। कहकर नाना जी खाने में व्यस्त हो गए। आपको कुछ खबर है? क्या फायदा इतने साल पुलिस की नौकरी करने का जब आप अपनों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं बंगाल की पुलिस में था और बद्री बनारस में गायब हुआ है। पुलिस अपना काम कर रही होगी, तुम अपना काम करो। चलो, मुझे एक और मछली का पीस दे दो। नाना जी ने बिना ऊपर देखे ही इतनी सारी बातें कह डाली। अरे बच्चा है, पता नहीं कहाँ गया होगा, माँ बाप भी कितने परेशान होंगे उसके, और आप यहाँ एक और पीस मछली मांग रहे हो? इतने पत्थर दिल कब से हो गए आप? हाँ, नानी ने किचन से ही बोला। बच्चा नहीं है, 22 साल का लौंडा है, अपना ख्याल खुद रख सकता है। दोस्तों के साथ कहीं निकला होगा, आ जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नाना जी ने नानी को फिर से टोका। जीवन सब सुनता हुआ चुपचाप अपना खाना खाने लगा। नानी ने टेबल पर वापस आते ही टॉपिक चेंज किया। लड़का कैसा था? नानी ने चिक्की मौसी से पूछा। था मतलब? अभी भी है, मर्डर नहीं किया है मैंने उसका, चिक्की मौसी ने जवाब दिया और नाना जी ठहाके लगाकर हंसने लगे। ओफो, तुम बाप बेटी दोनों नरक में जाओगे, नानी ने मुंह बनाकर कहा। अभी भी कौन से स्वर्ग में हैं? नाना जी ने जीवन की तरफ आंख मारते हुए कहा। सच में नाना जी की कुछ चीजें जीवन को बिल्कुल चिक्की मौसी जैसी लगती थी और नानी की कुछ बातें बिल्कुल अपनी माँ जैसी। नानी, अभी दादा घर नहीं आए? जीवन ने इस नोकझोंक को रोकने की कोशिश करते हुए पूछा। नहीं रे, वो काम पर है। सब लोग तुम दोनों की तरह नालायक और निकम्मे थोड़े ही ना है। नानी हमेशा अपना गुस्सा चिक्की मौसी और जीवन पर निकालने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। सोच समझकर बात करो मम्मी। जीवन घोष कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साइंस डिपार्टमेंट का टॉपर है और मैं चित्रलेखा दास मॉडर्न हॉस्पिटल की नर्स ऑफ द मंथ हूँ। आप कैसे महान हस्तियों के बीच में अपने दिन गुजार रही हो, इसका ख्याल आपको हमेशा होना चाहिए, चिक्की मौसी ने शान से अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा। इतने में जीवन ने अभिदादा से उनका हाल पूछते हुए मैसेज कर दिया था, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। जीवन ने फौरन उन्हें कॉल लगाया। अभिदादा ही बद्री भैया को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं, जीवन ने सोचा। 1-2 बार रिंग होने के बाद अभिदादा ने कॉल उठाया। हाँ जीवन, बोल। अभिदादा, आप डिनर करने घर नहीं आ रहे? जीवन ने पूछा। नहीं बाबा, मैं काम से बीरभूम आया हूँ, कल शाम तक ही लौटूंगा, अभिदादा ने जवाब दिया। ठीक है, कहकर जीवन ने फोन काट दिया। जीवन को तो पता भी नहीं था कि बीरभूम है कहाँ। उसने इंटरनेट पर सर्च किया और देखा कि उसी शाम को बीरभूम में एक माइनिंग टनल दुर्घटना हुई थी। जीवन ने चुपचाप अपना डिनर खत्म किया। हाथ मुंह धोकर गुड़ और सौंफ का चॉकलेट खाकर वो कमरे में चला गया। कमरे के अंदर घुसते ही उसने एक फैसला लिया। आज चाहे चिक्की मौसी मुझे कितनी बार भी बुलाएं या कितनी भी ब्लैकमेल करें, मैं उन्हें रात को कमरे में आकर गेम खेलने नहीं दूंगा, जीवन ने सोचा और धीरे से कमरे की कुंडी लगा दी। सोने की कोशिश करते हुए जीवन अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल और पहेलियां मंडरा रही थी। क्या बद्री भैया सच में दोस्तों के साथ कहीं निकल गए हैं, या फिर इस ब्लैक सिम कार्ड के चलते उनकी जान को कोई खतरा है? अगर बद्री भैया के न मिलने और इस ब्लैक सिम कार्ड में कोई कनेक्शन है, तो क्या इससे जीवन की जान पर भी कोई खतरा हो सकता है? एक अभिदादा ही हैं जो जीवन की मदद कर सकते हैं। हाँ, जीवन ने फैसला कर लिया। जैसे ही अभिदादा घर आते हैं, मैं इस ब्लैक सिम कार्ड के बारे में सब सच सच बता दूंगा। उसके बाद जो करना है उसका फैसला अभिदादा करेंगे। पर पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर्स का क्या वो बंगाल पुलिस के अंडर आते हैं या पुलिस उनके अंडर आती है? क्या उन्हें इस ब्लैक सिम कार्ड के बारे में पता है? वो ब्लैक सिम कार्ड वो क्या कहां? वो भी तो अचानक गायब हो गया। जीवन ने सोचते सोचते अपने बाल नोच लिए।
जैसे ही जीवन ने अपनी आंखें बंद की, उसने अपने सर में जोर का दर्द महसूस किया। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई धीरे धीरे उसके माथे के बीच में गर्म लावा उंडेल रहा हो। उसने अपने ठंडे हाथों से अपने माथे को छुआ और छूते ही उसके हाथों में मानो एक करंट लगा। उसका माथा एक अवन की तरह गर्म हो गया था। जीवन को हल्का हल्का बुखार भी आने लगा था। अचानक से उसका सर दर्द काफी बढ़ गया। जीवन को बचपन से ब्रेन ओवरलोड की प्रॉब्लम थी, पर आज तक उसने कभी भी इतना भयानक सरदर्द महसूस नहीं किया था। दर्द के मारे जीवन उठ खड़ा हुआ। उसने हिम्मत की और अलमारी से टैबलेट्स निकाली और पानी के साथ निकल गया। टैबलेट्स लेते ही उसके सर का दर्द कम होने के बजाय और बढ़ गया। वो बहुत घबरा गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसे लगने लगा कि उन दवाइयों का असर अब नहीं हो रहा है और आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। जैसे ही उसने कमरे की लाइट ऑन की और अलमारी पर लगे आईने में खुद को देखा, उसका सर और जोर से चकराने लगा। आईने के सामने खड़ा जीवन खुद को देख तो रहा था, पर जो इंसान आईने के अंदर खड़ा था वो जीवन होकर भी जीवन से काफी अलग था। आईने में जीवन की आंखों के नीचे की झुर्रियां गायब हो चुकी थी। उसके बाल और भी घने और सिल्की हो गए थे। उसकी स्किन बिल्कुल मुलायम थी और उसके माथे पर न कोई चिंता थी और न ही कोई शिकन थी। जीवन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें अच्छे से मसली ताकि उसे ठीक से दिखे और तभी उसने आईने में अपने माथे पर कुछ नोटिस किया। जीवन चौंका। उसके माथे पर एक गोल काले चंद्रमा का चिन्ह था। यह चिन्ह कमरे की रोशनी से जगमगा रहा था। ये कहां से आया? जीवन घबरा कर अपने माथे पर बने चिन्ह को मिटाने की कोशिश करने लगा, पर वो मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जीवन अपना चेहरा आईने के और करीब लाया और उस चिन्ह को अच्छे से परखा। गोल चंद्रमा के आकार का उसके माथे पर एक चमकीला टैटू सा बन गया था और उस टैटू के ठीक नीचे एक नीले रंग की लाइन थी। जैसे वीडियो गेम लोड हो रहा हो, वैसे ही ये लाइन लोड होते होते 90% तक पहुंच गई थी। एक सेकेंड, ये तो वही चंद्रमा का चिन्ह है जो उस ब्लैक सिम कार्ड पर था। जीवन ने अपने दिमाग पर जोर लगाया। इसका मतलब वो ब्लैक सिम कार्ड कहीं गुम नहीं हुआ था, बल्कि किसी तरह से जीवन के शरीर के अंदर जा चुका था और अब एक अद्भुत तरीके से उस ब्लैक सिम कार्ड पर बना काला पूर्ण चंद्रमा का चिन्ह जीवन के माथे पर प्रकट हो चुका था। जैसे ही जीवन ने इस बात को समझा, वो हक्का बक्का रह गया। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? क्या ये किसी तरह का जादू था या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, या फिर ये सिर्फ मेरे दिमाग में हो रहा कोई भ्रम या कोई मायाजाल है? जीवन ने मन ही मन सोचा और अपने माथे पर बने चिन्ह को फिर से मिटाने की कोशिश की और वो फिर से ऐसा करने में नाकामयाब रहा। तभी जीवन को अचानक से बद्री भैया की आवाज सुनाई दी और एक मध्यम स्वर में बद्री भैया ने हंसते हुए उसके कानों में कहा, मैंने कहा था ना, ये कार्ड तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इसका मतलब सच में इस कार्ड के बारे में कुछ ऐसी अनोखी बात है जो बद्री भैया को पता चल गई थी। हो सकता है किसी ने इस कार्ड को पाने की कोशिश की हो और इसे सेफ रखने के लिए बद्री भैया ने उस कार्ड को जीवन के पास भेज दिया हो। इतना तो तय है कि बद्री भैया तक पहुंचने का रास्ता इस कार्ड के जरिए ही मिल सकता है। इतने में जीवन के माथे पर बना प्रोग्रेस बार 90% से 100% तक पहुंच गया। अचानक से जीवन की आंखें चौंधिया गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो किसी और ही दुनिया में था। उसके सामने एक अजीब सा स्क्रीन बना हुआ था, जैसा वीडियो गेम्स में बना होता है। स्क्रीन पर कई चीजें लिखी हुई थी। सबसे ऊपर अपना नाम लिखने की जगह थी जो कि खाली था। उसके नीचे हेल्थ यानी सेहत, मोरालिटी यानी नैतिकता और एक्सपीरियंस यानी अनुभव जैसे कई अंक थे। जीवन ने अपनी जिंदगी में बहुत वीडियो गेम्स खेले थे, इसलिए उसे पता था ये स्क्रीन किसी गेम का होम पेज हो सकता था, पर यह कोई गेम नहीं था। यह होम पेज तो जीवन की आंखों के सामने खुला था। जीवन ने फिर से अपने हाथों को देखा। जैसे किसी 3D फिल्म में होता है, वैसे ही जीवन की त्वचा और उसके बाल किसी एनिमेटेड फिल्म जैसे हो गए थे। अगर ये कोई सपना भी है, तब भी इस सपने की फीलिंग बिल्कुल असली जिंदगी की तरह थी। तभी जीवन के कानों में एक धुन सुनाई पड़ी। यह धुन उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी और साथ ही उसका मनोबल भी बढ़ा रही थी।
जिससे उसके पूरे शरीर में ऊर्जा की एक नई तरंग आ गई थी। म्यूजिक की वो धुन थोड़ी धीमी हुई और एक मीठी आवाज ने जीवन से कहा, तंत्र मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। क्या है ये तंत्र मैट्रिक्स? क्या ये जीवन की जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है या उसकी जान पर मंडराता हुआ खतरा? क्या तंत्र मैट्रिक्स की मदद से जीवन बद्री तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए तंत्र मैट्रिक्स। अगले एपिसोड में सुनिए, जीवन को लगा कि उसका पीछा करने वाला उसके बहुत करीब आ चुका है। यह खतरा महसूस करते ही जीवन ने अपनी जान बचाकर भागना शुरू किया। थोड़ी देर भागने के बाद जब जीवन रुककर पीछे मुड़ा तो उसके साथ साथ उसकी सांसें भी रुक गई। उसके ठीक सामने काले धुएं जैसा शरीर और लाल आंखें लिए एक पिशाच खड़ा था।